हल्का किए बैठे रहो एक शमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है, हर चंद के कम है। तो जो जो रोशनियां हैं आपके आसपास उनकी हिफाजत करते हैं। तो ये आराम से पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो जो किताब पढ़ने में 6 दिन लगने या 4 दिन लगने और जोर बहुत लगना है, वो पॉडकास्ट में घंटे में इसमें से बहुत कुछ सीख लेंगे। किताब पढ़ना चाहें, इट इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज इन ट्रेनिंग योर ब्रेन एंड आईज एंड एलोक्वेंस एंड आर्टिकुलेशन एंड वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। तो एक तो मैं कभी भी कॉमेडियन नहीं था, मुझे शौक था कि कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ करें। अब भाई रोना धोना करें या हंसना हंसाना, भाई इसमें से तो हंसना ही चाहिए, रोने वाले रोल क्यों करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान, और आज मेरे साथ मेरे पसंदीदा शख्स मौजूद हैं। अच्छा, ये पसंदीदा तो सबके ही है और इसके मुख्तलिफ हवाले हो सकते हैं। किसी को इनकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, किसी को इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो मैंने आज इनको खास तौर पे इस शो में मदऊ किया उसका रीजन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम बात करेंगे आज अदील हाशमी साहब से। वेलकम करते हैं सर शो में आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और इतनी अच्छा तारुफ करने का। चाहे इसमें कोई थोड़ा मुबालगा आराई हो, कोई बात नहीं, लेकिन तारीफें हैं उनको मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। मुबालगा राय बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कि मैंने थोड़ा कम ही कहा है। अच्छा, हम जो शुरू से मतलब जो मुतारिफ हुआ आपसे, हमने आपको एज अ कॉमेडियन देखा था, एक्टर देखा था, और वो उसमें भी हमने बड़ा महसूस किया। फिर खासतौर पे यू फोन के एड्स, मतलब वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। हर वक्त मतलब एक ऐसे जबरदस्त एड्स हैं कि आप बार बार अब तक देखते रहो तो आपका दिल नहीं भरता। लेकिन सबसे बढ़कर जो मैं इंजॉय करती हूँ जिस चीज को, और बहुत सारे लोग और भी जिन्होंने जिक्र किया मुझसे इस बात का, जो आपकी टॉक्स होती हैं वो, और जो आपका यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी जो एक कहना चाहिए कि मोटिवेशन देते हैं लोगों को, या फिर लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करते हैं। बहुत सारी चीजें इस तरह की जो मैंने नोटिस की हैं, सुना है, मुझे उसको सुन के बड़ा मजा आता है। तो हम यकीनन आपके करियर पे भी बात करेंगे, और ज्यादा मैं इसके हवाले से बात करना चाहूंगी। पहला सवाल तो ये कि यूजुअली हमारे जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि जो बंदा कॉमेडी करता है तो उसका तो कहीं सीरियसनेस से या फिर कोई डीप थॉट से तो दूर दूर का वास्ता नहीं होता। तो आप कैसे आ गए यहाँ पे? अच्छा, जैसे बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं दुनिया में किसी और के बारे में, तो हम्म। ये भी एक बहुत पुरानी मिसकंसेप्शन है हम्म। हमारे माशरे में भी और बाहर भी। तो एक तो मैं कभी भी कॉमेडियन नहीं था, मुझे शौक था कि कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ करें। अब भाई रोना धोना करें या हंसना हंसाना, भाई हम्म। इसमें से तो हंसना ही चाहिए, रोने वाले रोल क्यों करने चाहिए। हंसना ही चाहिए, हंसने में हम्म। लुत्फ आता है, तो इसलिए हम उधर चल। और दोस्त यार भी ऐसी थे कि जो कुछ हम स्कूल कॉलेज में थे वही कुछ स्क्रीन पे कन्वर्ट कर दिया, तो आसान था वो। तो इसलिए हंसी मजाक तो वो है। तो दूसरी जो ये बात है कि जो कॉमेडी करते हैं या ह्यूमर करते हैं वो गहरे लोग नहीं होते या वो संजीदगी की तरफ सोचते नहीं है, तो इसका तकरीबन बिल्कुल बरक्स है। मसलन रॉबिन विलियम्स जो थे अमेरिकन एक्टर, ही वाज वेरी डिप्रेस्ड, और हालांकि हम्म। सारी जिंदगी कॉमेडी की। फिर मैथ्यू पेरी जो जो चैंडलर थे फ्रेंड्स के, सारी जिंदगी कॉमेडी की, लेकिन पर्सनल लाइफ में डिप्रेशन था। तो ब्रिटिश एक्टर्स थे कुछ, पीटर सेलर्स एक एक्टर थे जो पिंक पैंथर करते थे, बहुत ही फनी थे वो, पर ही वाज वेरी डिप्रेस्ड। तो ये एक ट्रेजेडी रहती है। तो ये सिर्फ जो कॉमेडी करते हैं उनके साथ नहीं रहती, आम बंदों के साथ भी रहती है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट बहुत आता है। हमारे भी जो मुल्क के लोग हैं, 2-3 को तो मैं जानता हूँ, मेरी बहुत मोहब्बत और न्याजमंदी थी बब्बू बराल के साथ। तो वो हमने कुछ ड्रामे इकट्ठे किए, इत्तेफाक, मुझे खुशकिस्मती मेरी है। तो वो जब फारिग होते थे आराम से बैठ के, तो बड़ी संजीदा गुफ्तगू होती थी वो। तो वो जो स्टेज के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर कोई भी एक काम है, जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर क्लिनिक में गया, तो क्लिनिक में वो जो भी करता है वो भाई जब घर आता है तो फिर तो वो इंसान ही है ना। तो उसमें जो भी इंसान के खदशात है, खुशियां, वो सब लेकर आता है। तो जो कॉमेडी करते हैं वो भी ऐसे, वो बहुत सारे साथी जो हैं उनके उनके अपने कुछ दुख होते हैं, बहुत सौ के नहीं होते दुख। तो वो ये कोई फर्क नहीं है दोनों में। अच्छा, ये मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि यूजुअली लोगों के जहन में जो तासुर होता है वो यही होता है। खैर, आपका अगर देखें, मतलब फैमिली बैकग्राउंड देखें, तो उस पर तो बिल्कुल भी हैरानगी बनती नहीं है, क्योंकि आप जिस फैमिली से आए हो माशाल्लाह से बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही मतलब इल्मी घराना है आपका, और किताबों के साथ मेरा ख्याल है बचपन से ताल्लुक बंधा होगा फिर आपका। मैं अपने बड़े भाई और मेरे कजन्स और बाकी फैमिली मेंबर्स में सबसे खलंडरा मैं था, अच्छा। और सिर्फ मैं ही किताबें नहीं पढ़ता था, बाकी मेरे कजन भी, भाई भी, सब पढ़ते थे किताबें बचपन ही से। तो मुझे याद है छोटी उम्र में ही, शायद दूसरी जमात थी या तीसरी या चौथी, तो मेरी अम्मा ने कान पकड़ के मुझे कहा कि तुमने रोज के इस अंग्रेजी की किताब के इतने सफ़े पढ़ने, वो थी कहानी वाली किताब, और उर्दू के इतने सफ़े पढ़ कहानी।
और शाम को जब मैं आऊंगी दफ्तर से तो मुझे बताना कि क्या पढ़ा है आज, तो कहानी बद सुनानी है। तो मुझे याद है कि दवाई की तरह मुझे उन्होंने किताबें शुरू की थी पढ़ाना कि ये दवाई खानी। अब अम्मा ने कह दिया, इस जमाने वो थे कि जब अम्मा अब्बा कुछ कहते थे तो बच्चों को वो मानना पड़ता था, बच्चे मानते थे तो मैं तो मानता था। तो वैसे शुरू हुआ कि भाई ये कमबख्त एक अम्मा ने हुक्म दे दिया, ये पढ़ो, अब जैसे इंसान ट्यूशन पढ़ने जाता है वो करो भाई। तो वैसे शुरू हुआ। फिर जब थोड़े बड़े हो गए, कॉलेज में गए, और अम्मा अब्बा ने तवज्जो करना बंद की क्योंकि उनको मुगालता था कि शायद अब ये खुद चल पड़ेगा जिंदगी के राह के ऊपर। तो जाहिर है कहाँ चलना था, मैं तो सबसे नालायक घर में अब भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर 2 4 5 6 7 साल बिल्कुल कुछ नहीं किया, ना स्कूल कॉलेज में को पढ़ाई की, बस आवारागर्दी की, और वो जो करते हैं नौजवान ओबाश लोग उस जमाने के, वो मैं करता था, मोटरसाइकिलों में घूमना घूमना। फिर जब मास्टर्स में पहुंचे तो ना जाने क्या हुआ, एक दिन बस एक बटन कुछ ऐसे हुआ कि अरे यार यही करते रहोगे या कोई होश के नाखून लो, कुछ पढ़ तो लो, अब कुछ तो पता हो। क्योंकि मेरा और मेरे खानदान में जो जो जिनको मेरे खानदान में वालदा, वालिद साहब, मेरे भाई, मेरे कजन, ताया, सब लोग, मुझे हमेशा एक एहसास कमतरी रहा, अब भी है, कि भाई इनको तो बेशुमार मामलात के बारे में बहुत कुछ ही पता है, अब भी पता है, और मुझे किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। लेकिन वो जो एक हिचकिचाहट थी ना कि अपनी जहालत छुपाने की, मैं उससे तंग आ गया था। मैंने सोचा कि इसका इलाज यही है कि कुछ पढ़ना शुरू कर दो ताकि कम से कम इंसान एतराफ तो कर सके अपनी जहालत का। फिर मैंने अपने आप को दोबारा से वो मशक शुरू की जो अम्मा ने शुरू कराई थी कि भाई कुछ पढ़ो, भाई कुछ मुंह मारी करो, कुछ समझो, कुछ वो जारी है। वो जहालत अल्हम्दुलिल्लाह वही है, लेकिन वो जो सिलसिला है दरियाफ्त का या सीखने का, वो जारी है। बहुत मैं आपकी जो देखती हूँ, तकरीबन वीडियोस देखती हूँ, तो मतलब एक जो चीज है ना, बल्कि मैंने कमेंट्स में भी ये देखा कि लोग ये कह रहे होते हैं कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है, लेकिन आपकी जो गुफ्तगू होती है, जिस तरीके से आप मसाले दे रहे होते हैं, जो हवाले और तारीख के भी और सारे, तो वो सुनने वाले को एक तो बोरियत भी नहीं होती, और इंटरटेन होते हुए ना बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब, और ये कैसे ख्याल कैसे आया था कि ये इस तरह का, क्योंकि कॉमेडी करते हुए हम आपको देख रहे थे, एक्टिंग में देख रहे थे, लेकिन पहली दफा कब ये हुआ, किसी ने इनवाइट किया था आपको, क्या था? बिल्कुल हादसाती तौर पे हुआ। काश मैं कह सकता कि मुझे बचपन ही शौक था, बिल्कुल शौक नहीं था। बचपन में कोई तकरीर की थी आपने? कभी भी नहीं की, जुबान पे ताले लगे रहते थे, कई साल लगे रहे ताले। जो लोग तकारीर करते थे मैं उनको ऐसे देखता था कि पता नहीं ये देवता उतर आए हैं, कि देखो ये पोडियम पे खड़े होके ऐसे तकरीर कर रहे हैं। मैं अब भी तकरीर नहीं कर सकता, बाय द वे, अब भी मुझे खौफ आता है तकरीर से। तो वो होता ये था कि तो सोचने का और लफ्जों की पेचीदगी और जादूगरी का शौक था, आता वाता नहीं था पर शौक था। जैसे बच्चों को शौक होता है क्रिकेट खेलने का, अब उनको खेलनी आती हो ना आती हो पर शौक होता है, मुझे शौक था, अब भी है। तो मुझे याद है कि जब ये शूटिंग हुआ करती थी और शूटिंग के दौरान कई घंटे इंतजार करना पड़ता है बैठ के दोस्तों के साथ, लाइटिंग हो रही है, तो मैं को बड़े बड़े उसमें अजीब अजीब सी बातें डिस्कस करता था। तो वो सब मुझे क्या करते थे कि बड़ा इंटेलेक्चुअल है अब तू कभी को सियासी बात, कभी को मजहबी बात, कभी को सोशल बात, तो मैं अपनी तरफ से बड़ा तुरम खान बना करता था। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार तू ये काम अच्छा करता है तो ये भी एक काम किया कर साथ साथ। मैंने कहा है अच्छा, ये काम अच्छा करता हूँ। शौक हुआ, फिर कुछ सुनने सुनाने का शौक हुआ। फिर एक दो दफा ऐसे हुआ कि टेलीविजन के ऊपर बहुत साल पहले, जब आप तो बहुत जी शऊर और होशमंद हैं, लेकिन टेलीविजन के ऊपर बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो इतनी होशमंद नहीं हैं जितनी कि आप हैं। तो वो अजीब गरीब सवाल करती थी कि अच्छा ये बताएं कि आपको कद्दू पसंद है कि टींडे। अब इसका मैं क्या जवाब दूं आपको टेलीविजन के ऊपर, या आपको लाल रंग पसंद है या सब्ज। अरे भाई सवाल में कोई गहराई हो, कोई बात तो हो करते। तो मैं उसमें भी कोई फलसफियाना गुफ्तगू करता था जो बहुत ही बनावटी और सतही हुआ करती थी, जैसी अब है, लेकिन आप अभी तक पहुंची नहीं है उस सतही पर। तो मुझे ख्याल है कि अच्छा तो मुझे फिर स्कूलों ने और कॉलेजों ने बुलाना शुरू किया कि आप आके बच्चों से को बात करें। और मैंने कहा मैं किससे बात करूं, लेकिन वो दावतनामे आते रहते थे तो मैं जाता भी रहता था, मुझे अच्छा लगता था बच्चों से बात करना। तो कुछ बातों का बच्चों पे असर भी होता था, तो मैं हैरान था। फिर मुझे मिलते थे लोग बाद में, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, कि हमने ये बात सुनी, ये दिलचस्प बात है, या इस बात से हमें बड़ी क्लैरिटी आई। मैंने कहा अच्छा भाई ये तो कोई काम है, फिर तो क्यों ना फिर ये काम करें। तो फिर ये 6-8 साल पहले मैंने सोचा कि इसको काम ही कर लेते हैं फिर। तो इसको जितना कुछ है तो, और ये बिल्कुल ये कोई कार्य खैर नहीं है, ये सरासर मेरी खुदगर्जी है, सरासर। अच्छा, खुदगर्जी किन मायनों में, किस तरह से?
कि किसी को देने के चक्कर में मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। सही तो सही। मैं बहुत जगहों से तलाश करता हूँ, और किसी को, जैसे किसी को 10 रुपए दो तो कहीं से 100 रुपए आ जाएगा। अरे भाई 100 रुपए आया तो 10 किसी को दो तो 90 जेब में रख लो। अरे ये तो अच्छा सौदा है। हम्म तो किसी को देने के लिए के बहाने से मैं हर वक्त चीजों का मुतलाशी रहता हूँ कि कोई नई चीज मिले किसी को बांटने के लिए, ताकि मुझे तो वो मिले। तो ये मेरी सरासर गर्जी और सेल्फिशनेस है। चलें, लेकिन इसका हमें बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं भी आपके शोज में बहुत सारी लाइंस आपकी लेती हूँ, आपको पता नहीं चलता। क्योंकि होता ही है कि आपकी बहुत सी ऐसे आइडियाज हैं जो कि मैंने यूज किए अपने पास, मतलब जो एक सीधी सी बात है। अच्छा सर, मतलब 40 मिनट 50 मिनट की एक टॉक है आपकी, आप खड़े हुए स्पीच दे रहे हैं, कुछ होता नहीं सामने, हमें तो नजर नहीं आता। तो ये हावजे का कमाल है, कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितनी देर लगती है उस स्पीच को तैयार करने में, स्पीच कह लें, टॉक कह लें, जो भी। माविश जी, अच्छा सवाल आपने किया है। मुझे बहुत साल पहले इस बात का अंदाजा हो गया था कि मैंने जब भी कभी कोई बात करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने तकरीबन तकरीबन कभी कागज साथ नहीं रखना, ना कोई पावर पॉइंट याद करने के लिए। कोई तस्वीर तस्वीर तो और बात है कि भी तस्वीर ऐसी है। मैं कभी कभी ऐसे करता हूँ परफॉर्मेंस में, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस होती है, नॉट अ टॉक, जिसमें मुझे शायरी पढ़नी है 1 घंटा, तो 1 घंटे की शायरी याद करना मुश्किल इसलिए है कि कोई भी लफ्ज आगे पीछे नहीं हो सकता, वो शायरी है। वरना मैं हमेशा बैसाखियों से जान छुड़ाता हूं अपनी कि कोई बैसाखी ना रखो। मैं नौजवानों से भी कहता हूं कि जब मौका मिले तो यूज एज फ्यू टूल्स एज पॉसिबल और यूज नन एट ऑल। एक तो इंसान को अपनी मजबूती उससे महसूस होती है, इंसान को मजबूत महसूस करना चाहिए ना। तो अगर आपने बैसाखी पकड़ी हुई है कागज की सूरत में या स्लाइड्स की सूरत में या फलाना, जो आप याद कर सकते हैं, तो आपने अपनी टांगे कमजोर कर दी। बैसाखियों पे आपने सारा दिया, हटाओ बैसाखियों को यार, खड़े हो, 2-4 दफा गिरोगे ना, लेकिन जब खड़े हो जाओगे तो इस कदर मजबूती महसूस होगी कि उसका लुत्फ ही कुछ और है। तो उसकी तैयारी में टाइम कितना लगता है? तमाम उम्र। वो ऐसा नहीं मैं करता कि अच्छा भी अगले हफ्ते को टॉक या फलां टॉपिक पे तो तैयारी करूं। वो तो मैं करता ही, टॉपिक तो चूज करता ही अपनी पसंद का। एक तो ये कि जिस चीज के बारे में गुफ्तगू की जाए उसमें खुद की दिलचस्पी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि अगर आप सियासत पे कमेंट करें या मजहबी पे कमेंट करें तो आपके फॉलोअर्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मुमकिन है ऐसा हो? तो मैं कहता हूं मेरा मकसद फॉलोअर्स आसान काम है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप वो बिल्कुल नहीं कर रहे, आप बिल्कुल डिफरेंट चीज कर रहे हैं। मैं तो हवाला भी कोई नहीं देता, मैं तो जिक्र भी कोई नहीं करता, कोई हवाला भी नहीं, कभी भी मैंने हवाला तो याद कम से कम नहीं है, कॉन्शियस ना सियासत का ना मजहब का। अच्छा, अभी फैज साहब का जिक्र हो गया, तो ये एक लेगेसी है डेफिनेटली। मतलब उसमें मैं समझ सकती हूँ कि आपका मतलब जो आप जिस घर से हैं, तो डेफिनेटली बंदे को अपना आप कमतर ही लगेगा, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े नाम आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। कैसा लगता है सर, और किस तरह से आपने उनको पाया, उनकी शायरी को पढ़ के, उनकी शख्सियत को, और कितना असर आपको लगता है कि आपकी शख्सियत में आया? कैसा लगता है? सिर्फ अच्छा ही लगता है, सिर्फ। और मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि ये बिल्कुल मेरी झोली में एक नेमत है और बहुत सौ के पास नहीं है। जैसे आप देखें, खुदा न खास्ता कोई शख्स पैदा हुआ हो, उससे कोई बीमारी हो जाए, पोलियो हो जाए, तो वो माजूर हो जाए, और बड़े होने के बाद उसको एहसास हो कि वो माजूर है हाथ से या टांगों से। और हम नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आंखें काम करती हैं, जुबान है, बाजू हैं, जिस्म है। तो इसको सिवाय निहायत खुशकिस्मती के और क्या इंसान कह सकता है इस बात को? क्या कह सकता है? दूसरा तरीका ये, इस पर तकब्बुर करें। तकब्बुर तो कोई काम नहीं है करने वाला भाई, इनकसारी अच्छा काम है। तो निहायत खुशकिस्मत महसूस करता हूं। मैं बीच में नहीं करता था जब मैं अंधेरे में था, अब जब से कुछ पढ़ना शुरू किया तो ख्याल है कि अरे ये चीजें वो हैं जो लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, जो मैं पैदा होते ही मेरे कान में डल गई थी, कि मुझे तो कभी तलाश करने की जरूरत ही नहीं थी फैज को या गालिब को या इकबाल को या मीर को। मैंने जब होश संभाला तो मुझे शायरी याद थी बहुत सारी। अरे तो ये एक दरवाजा खुल ही गया, मैंने तो कभी चाबी तलाश ही नहीं की, लोग तो तलाश करते हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। दूसरा, आपने पता नहीं क्या सवाल किया था कि असर मैंने कितना लिया? बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी के ऊपर अगर सिर्फ एक शख्स को मैं चुनूं, हालांकि ये दुरुस्त बात नहीं है, लेकिन सिर्फ जिसे कहते हैं फॉर आर्गुमेंट से, तो मेरे ख्याल में फैज साहब का असर बहुत ज्यादा, बहुत ही गहरा है, बहुत ही ज्यादा। बेशुमार ऐसे अफाल ऐसे होते हैं, मेरे एक्शंस ऐसे होते हैं कि जो मैं नहीं करता, मैं करना चाहता हूं, जो मैं इसलिए नहीं करता कि फैज साहब ये ना करते।
तो मुझे बेशुमार चीजों से उस तसव्वुर ने रोका है। और जाहिर है वो सब चीजें तहजीब से दूर ले जाने वाली चीजें हैं कि हर कोई कर रहा है यार। मसलन सोशल मीडिया के ऊपर कोई बदतमीजी कर दो, सड़क के ऊपर 19-20 हो गई तो ऐसी की तैसी कर दो, आम गुफ्तगू में कोई ऐसे कर दो, ऐसी की तैसी। तुम समझते हो अपने आप को? तुम्हें क्या पता ऐसी बहुत। उसके बावजूद बहुत दफा मैं कोताही बरतता हूं, मैं उस बात का इतराफ करता हूं, लेकिन बहुत दफा मुझे ये तसव्वुर पीछे खींचता है कि फैज साहब तो ऐसे ना करते। और जुबान के साथ जो बड़ी मोहब्बत है, और मैं समझता हूं कि बारीक मोहब्बत है, मोटी मोटी मोहब्बत नहीं है, बारीक है। वो ऐसी है कि देखो अगर मैं ऐसे एहतियात नहीं करूंगा लफ्जों से तो फैज साहब को बुरा लगेगा। तो मेरे ऊपर बहुत गहरा असर है। अच्छा सर, तो किताबों से रिश्ता आपने तो जोड़ लिया, आपको लगता है कि ये जनरेशन जो है किताबों से अपना रिश्ता बरकरार रख पाएगी या बना भी पाएगी? इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि पूरी जनरेशन पे कमेंट करना जो है वो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। जनरेशन कोई एक बंदा या एक स्कूल या एक घराना तो नहीं है, उसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो बहुत बहुत बड़े से पेंट ब्रश से सबको पेंट करना जो है वो दानाई नहीं है। जो मैं देखता हूँ लोग करते हैं कि ये जनरेशन ऐसी है, ये वैसी है, वो ऐसी थी। और भाई जनरेशन में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे हैं। तो इतने बड़ा पेंट ब्रश यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि इनको या अब के नौजवानों को इतनी जरूरत नहीं है किताब से रिश्ता जोड़ने की। ये मैं आधी बात करूं, घबराना नहीं है आपने, क्योंकि मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। इनको इतनी जरूरत नहीं है किताब से रिश्ता जोड़ने की जितनी 20-25 साल पहले लोगों को थी, क्योंकि इनके पास अब एक और औजार आ गया है जो औजार पहले नहीं था। जैसे अगर आप और मैं, आप तो नहीं मैं, हमने अगर सफर करना है तो हमें टांगा चलाना आना चाहिए भाई, वरना कैसे जाओगे? तो अब तो टांगा ही नहीं है, तो इनको क्या करना है? टांगा, अब तो गाड़ी है, तो गाड़ी सीख लो। सो अब जो उनके लिए जो चीज अहम है, किताबों से 100 बिस्मिल्लाह रिश्ता जोड़ें, जो अहम है, दे आर पॉडकास्ट्स, दे आर कॉन्वर्सेशंस, दे आर टॉक्स। ये जो है ये फॉर्म चेंज हो गई है अब रीडिंग की। अब इट इज अ वेरी पावरफुल टूल दैट दे कैन यूज। अगर हम घोड़े पर बैठ के जाते थे कहीं, तो अब ये गाड़ी पे जा सकते हैं। तो चलो घोड़े पे भी चले जाओ, उसका भी लुत्फ है, लेकिन शर्त नहीं है। लेकिन आज से 30-40 साल पहले तो पैदल और घोड़े में तो कोई मुकाबला नहीं है ना। घोड़े पे जाओगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी वैसे कि किताबें पढ़ लो या बिल्कुल जाहिल रह जाओ। तो भाई बिल्कुल जाहिल तो नहीं रहना, तो किताबें पढ़ लो। अब दे हैव एक्सेस टू अनदर फॉर्म जो बहुत आसान है, रिलेटिवली बहुत आसान है। तो इन्होंने किसी बारे में अगर सीखना है तो ये आराम से पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो जो किताब पढ़ने में 6 दिन लगने या 4 दिन लगने और जोर बहुत लगना है, वो पॉडकास्ट में घंटे में इसमें से बहुत कुछ सीख लेंगे। किताब पढ़ना चाहें, इट इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज इन ट्रेनिंग योर ब्रेन एंड आईज एंड एलोक्वेंस एंड आर्टिकुलेशन एंड वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। वो तो कमाल मश्क है। पर भाई किसी ने वो नहीं करनी, लेकिन मुझे बताओ इसमें लिखा क्या हुआ? तो भाई घंटे की टॉक है, 2 घंटे की टॉक है, 4 रिव्यूज है, वो देख लो। So now we live in a time where podcasts are very powerful and they can do that. They can use that tool instead of reading. Great. सही बात है वैसे। अच्छा सर, ओपिनियन होना कितना जरूरी आप समझते हैं? मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे दुनिया में जिनका अपना कोई ओपिनियन ही नहीं होता। हम लोग मतलब बहुत सारे आपको लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, जो कुछ है उसी के पीछे पीछे। 2 सवाल हैं आखिर के, क्योंकि मुझे पता है मेरी नजर है घड़ी के ऊपर, आपके पास वक्त नहीं है इतना। तो एक तो ये, और दूसरा कि चूंकि आपके ओपिनियंस हैं हर चीज पे, तो एक सवाल जो एक दिमाग में जो ना कुलबुलाता है, उसका जवाब चाहिए। आजकल के वक्त में बर्दाश्त कम हो गई है, क्या लगता है आपको? इसके दोनों के सवाल के जवाब में चाहूंगी कि आप दे दें। सबसे मुश्किल बड़े सवाल आपने सबसे आखिर में पूछ लिए। ओपिनियन होना कितना अहम है? ओपिनियन होना काफी अहम है। ओपिनियनेटेड नहीं होना चाहिए। ये दोनों बिल्कुल फर्क चीजें हैं। आई हैव एन ओपिनियन अबाउट यू बट आई एम नॉट ओपिनियनेटेड, which means कि अगर मेरा ये ख्याल है कि मावे जो है वो तो बस एक बेवकूफ सी लड़की है, ये मेरी ओपिनियन है, तो मुझे कोई शख्स करे अरे नहीं नहीं वो तो ये मैं कहूँ अच्छा, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, हाँ भाई मेरी ओपिनियन गलत थी। तो ओपिनियनेटेड नहीं होना चाहिए, तो राय होनी चाहिए। राय किस चीज का मजहर है? राय इस चीज का मजहर है कि आपने उस चीज के बारे में कुछ सोचा है, तो सोचना तो चाहिए, क्यों नहीं सोचना चाहिए? तो दैट्स ए वेरी गुड थिंग। इस बात को चेक करना चाहिए कि वक्तन फवक्तन अपनी राय तब्दील कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर ही नहीं सकते, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं, तो जरा चेक कर लें कि वो दुरुस्त खड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत मुमकिन है कि आप खड़े हुए हैं
किसी बात के ऊपर, पर वो जगह दुरुस्त नहीं है, पर आप हिलने को तैयार नहीं है। तो इसको चेक करना चाहिए, बार बार अपनी ओपिनियन को ठोक के तोड़ के देखना चाहिए, अरे कोई बात नहीं, मैं तोड़ के देखता हूँ। सो वन शुड थिंक, मेरी बिल्कुल हर चीज के बारे में ओपिनियन नहीं है। बेशुमार मामलात ऐसे हैं कि मेरी उन पर राय नहीं है, क्योंकि मेरी उनमें दिलचस्पी नहीं है, और मेरी मालूमात भी नहीं है, क्योंकि दिलचस्पी भी नहीं है। तो मुझसे को पूछे कि पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ाने के क्या तरीके हैं, क्या राय है आपकी, अरे भाई मेरी तो उस पर कोई राय है नहीं, क्योंकि मैं टूरिस्ट हूं नहीं, ना मुझे उसके बारे में कुछ। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको इल्म है, वो आपको बताएंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि अच्छा माइंडसेट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, तो मैं आपको दे दूंगा अपनी ओपिनियन, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने उसके बारे में कुछ सोचा हुआ है। सो हर मामले पे तो नहीं होती लोगों की ओपिनियन, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जिन बातों के बारे में पता ही नहीं है उस पर मैं क्या ले लूं ओपिनियन। भाई प्लूटो को हम कहें सैयारा कि नहीं, अरे भाई मुझे क्या पता, किसी साइंसदान से पूछो कि उसको सैयारा कहना चाहिए कि नहीं। तो एक तो ये। अच्छा, दूसरा आपने क्या सवाल किया था, बड़ा सवाल, बर्दाश्त। एक तो जरा वसी ये टॉपिक है, लेकिन एक दो बातें मैं इसमें आपको किए लेता हूं। जितनी गुफ्तगू हम करते हैं कि बर्दाश्त हम में कम है, और जितना उभारते हैं उससे ज्यादा बर्दाश्त है, उससे ज्यादा है, जो तासुर है उससे ज्यादा है। जितनी होनी चाहिए उससे तो बहुत कम है, क्योंकि वो तो बहुत ही होनी चाहिए बर्दाश्त, तो उससे बहुत कम है। अच्छा, वो क्यों है ऐसा और क्या किया जाए? वो है क्यों? वो है इसलिए कि बर्दाश्त जो है वो मेरा एक इमोशनल रिएक्शन है आपकी किसी बात या किसी अमल के ऊपर। आपने कुछ कहा या कुछ किया, उस पे मैंने देखा कि मैं इससे इख्तलाफ करता हूं, और मैंने अपने इख्तलाफ का इजहार इश्तियाल से किया, धक्का दे के किया, गाली से किया, कोनी मार के किया, ऐसे किया। अब क्या हुआ? अच्छा, हुआ मगरिब में और मशरिक में आम एक फर्क क्या है, वो ये है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि कोई इंसान जुबान से कुछ भी कह सकता है, कुछ भी। जिसके दिल पे गरां गुजरती है वो बात, जिसके अंदर जज्बात का हिजान पैदा होता है, अपने अंदर रखे या उसका इजहार लफ्जों से ही कर दे, एक्शन नहीं ले सकते। ये है टॉलरेंस का वो एक बॉर्डर। और ये जो उसूल है बहुत से मगरबी ममालिक में, स्कैंडिनेविया में, फ्रांस में वगैरह, ये उसूल के ऊपर वो कारबंद है। कोई मौजू ऐसा नहीं है जहां पे गुफ्तगू कोई नहीं कर सकता, हर मौजू पे गुफ्तगू करें आप। उस गुफ्तगू का जवाब गुफ्तगू ही से देना है, ये उसूल है। इसके ऊपर उनके दानिश्वर, उनके सियासतदान, उनके स्कॉलर्स, उनके हुकूमत के सारे नुमाइंदे मुत्तफिक हैं। हम इस पे भी मुत्तफिक नहीं हैं। हम मुत्तफिक इस पे हैं कि अगर आपने कोई बात की जो मुझे पसंद ना आई, तो मैं मुक्का मार सकता हूं, मैं सोटी मार सकता हूं, मैं आप पे धावा बोल सकता हूं। और फिर जब आपने शिकायत की किसी अहले हकम से, तो उन्होंने कहा तुमने ऐसे कहा क्यों, उसने तो ये करना था। तो जब ऐसे हो जाएगा तो भाई मैं तो इस बात पे इतराज कर सकता हूं कि आपकी ऐनक जो है उसका फ्रेम काला क्यों है, मैं तो इस पे चढ़ाई करता हूं आपके ऊपर। तो ये कहां रुकेगी बात जाके, ये तो कहीं नहीं रुकेगी। सो पहली चीज बर्दाश्त की ये है कि बर्दाश्त चॉइस नहीं होती। वेस्ट में बहुत सौ का दिल करता है कि किसी ने को बात की तो मैं भी जाके उसको मुक्का मार दूंगा, दिल नहीं करता, उनका भी दिल करता है, बिल्कुल। लेकिन उनका कोई किरदार बहुत बड़ा नहीं है, वो कोई आसमान से उतरे हुए कोई सूफी नहीं है। लेकिन कानून और रियासत उनको रोकती है कि बेटा ये नहीं करना आपने, ये इट इज अगेंस्ट द लॉ। जिस दिन हमने सबने मिलके ये कानून तय किया कि कोई जुबान से कुछ भी कह सकता है, उसका जवाब या रद्द-ए-अमल जुबान ही से देना है। ये बाउंड्री आ जाएगी, ये आ जाएगी बाउंड्री। तो हमारी यहां पे जो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो यहां तक है कि भाई किसी का दिल ना दुखे। तो अरे भाई मेरा अगर दिल इस बात पे दुखता है कि कोई काला रंग ना पहने, तो अब क्या सारा पाकिस्तान स्याह रंग पहना बंद? मेरा दिल दुखता है भाई, मेरा दिल है ना दुखता है, मेरा दिल दुखता है कि कोई चश्मा ना लगाए, तो दुनिया में सब कुछ चश्मा ना लगाए। वो भाई दिल को काबू करो अपने। So that's the first step of tolerance, where I can say whatever I want and you can hate me for saying that, you can't kill me, you can't do that. ये पहला स्टेप है। हमने अभी तक ये है मजमूई तौर पे अपने बच्चों और बुजुर्गों और आलम दीन और स्टूडेंट्स और पॉलिटिशियंस और प्रोफेशनल में अभी इनकलकेट नहीं की कि दीवार कहां पर है। वो दीवार ये है कि लफ्ज का जवाब रद्द अमल से नहीं हो सकता, लफ्ज का जवाब लफ्ज से होगा। तो झगड़ा ही हो जाएगा ना, लड़ाई हो जाएगी, बोलचाल बंद हो जाएगी। हाँ,
तो कत्ल वारत तो नहीं होगा ना, मॉब्स तो नहीं उमड़ के आ जाएंगे ना, नाराजगी हो जाएगी, 2-3 गालियां हो जाएंगी, बदतहजीबी हो जाएगी, कुछ अरसे महीने सालों के बाद वो खत्म हो जाएगी। वो क्या अभी आपसे क्या बहस करूं यार, आपका मेरा झगड़ा हो जाता, क्यों हो जाएगी। तो हमने इख्तलाफ जो है वो सलीके से करना भी नहीं सीखा और ना ही सिखाया। तो पहला काम यह है बर्दाश्त में कि इख्तलाफ जो है वो कर लेते हैं। मैं और आप 100 बातों पे करेंगे इख्तलाफ, अरे भाई कोई लठ लेके पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे भाई, कर लो इख्तलाफ, लेकिन अमल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा आपका इख्तलाफ मेरा इख्तलाफ जो है वो वायलेंस में या फिजिकल किसी चीज में कन्वर्ट हो जाए। ये पहला स्टेप है टॉलरेंस का। बहुत जबरदस्त सर। अब जाते जाते एक मैसेज मैं चाह रही हूँ कि जितने भी आपके देखने वाले आपके फैंस हैं उनके लिए, और अगर कुछ अशार भी हो जाए। मैं आपको एक मैसेज भी देता हूँ और एक शेर सुनाया देता हूँ, फिर किसी दिन बशर्ते जिंदगी हम एक निश्चित सिर्फ शेर व शायरी ही की कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी ये कहना चाह रही थी आपसे कि सर बिल्कुल टाइम दीजिएगा। हाँ, टाइम दीजिएगा बहुत सारी चीजों पे। अभी आपने कहा कि हर चीज पे तो ओपिनियन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बातें हमें सीखने को मिल सकती हैं। क्योंकि आज हमने एक इंट्रोडक्शन करना था तो हमने किया है, लेकिन इंशाल्लाह फिर अच्छी गुफ्तगू करेंगे। एक जुमले का पैगाम सुन लीजिए, और पैगाम तो नहीं है बस एक बात है, और वो ये है कि हर कोई जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। कामयाबी का जो मुतजाद है, जिसको ऑपोजिट कहते हैं, वो नाकामी नहीं है। कामयाबी का जो मुतजाद है वो है साकिन या जामिद। जब आप खड़े रहें एक जगह पे, ये कामयाबी का उलट है। नाकामी तो कामयाबी का हिस्सा है। तो खड़े मत रहें, चलते रहें। और मैं बहुत ज़ाहिर इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूं। एक शेर सुन ले फैज साहब का, उनके लिए जो कभी कभी नाउमीद हो जाते हैं। हल्का किए बैठे रहो एक शमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है, हर चंद के कम है। तो जो रोशनियां हैं आपके आसपास, उनकी हिफाजत करते रहे। बहुत खूब सर, और थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आगे बस टाइम दे दीजिएगा। थैंक यू सर। जरूर, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।